हेलो जी, राधे राधे। तो आज हम प्लांट हार्मोन स्टार्ट कर रहे हैं। यह हमारा सबसे पहला प्लांट हार्मोन है ऑक्जिन। जो ऑक्जिन है यह वैसे तो ये प्लांट में देखने को मिलता है, लेकिन आपको ये ह्यूमन के यूरिन में भी देखने को मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले ऑक्जिन का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। जो ऑक्जिन है इसका यह एक ग्रीक वर्ड है। यह कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। जो कहाँ से आया है? ग्रीक लैंग्वेज से आया है। जितने भी ये शब्द होंगे ग्रीक या लैटिन के होंगे, क्योंकि ये ग्रीक और लैटिन जो लैंग्वेज है वो उसमें चेंज कम होता है, वो बदलती नहीं है इंग्लिश के जैसे कि इंग्लिश के शब्द है फिर बदलती है, ऐसे उसमें चेंज नहीं होता। इसलिए ग्रीक वर्ड है ऑक्जिन। ऑक्जिन कैसा वर्ड है? ग्रीक, जिसका मतलब क्या है? ग्रो। जिसका मतलब है ग्रो यानी ग्रोथ होना। ऑक्जिन एक ग्रीक वर्ड, इसका मतलब है ग्रोथ होना। जो ऑक्जिन है ये सबसे पहले 1857 में चार्ल्स डार्विन और उसके बेटे फ्रांसिस डार्विन ने कैनारी ग्रास में, कैनारी ग्रास है, आप ये समझ, कैनारी ग्रास जो होती है, जो यदि आपने नाम सुना हो तो कैनारी ग्रास, यदि नाम नहीं सुना हो तो आप गूगल पे जाके टाइप करेंगे तो आपको कैनारी ग्रास का चित्र मिल जाएगा। तो जो कैनारी ग्रास है एक सिलोप्टाइल है। अब हम बात ये आती है सिलोप्टाइल क्या होता है। तो सिलोप्टाइल, ओ सॉरी, इसकी जो उच्चारण है सिलोप्टाइल ना होके कोलियोप्टाइल होगा। क्या ये? कोलियोप्टाइल। जो कोलियोप्टाइल है, कोलियोप्टाइल मोनोकोट्स में एक प्रोटेक्टिव शीट होती है। जब कोई मोनोकोट प्लांट है, मोनोकोट प्लांट को समझते हो गए, एक बीजपत्री, जिसके जिसके बीज के हम दो भाग ना कर सकते हो, उसे कहते हैं एक बीजपत्री, यानी कि मोनोकोट प्लांट। जो मोनोकोट प्लांट है जब सीड से पौधा आता है तो उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव शीट होती है, उसी को हम सिलोप्टाइल कहते हैं। ये ओनली मोनोकोट प्लांट में देखने को मिलेगी, डाइकोट में आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि डाइकोट में सिलोप्टाइल की जगह क्या होता है, जिस सीड से वो प्लांट आता है वो सीड दो भागों में बंट जाता है, और वो आधा आधा सीड प्लांट के ऊपर ही होता है, आधा नीचे। यानी जैसे कि ये बीज है, अब ये क्या करेगा, दो भागों में बंट जाएगा। अब ये दो भागों में बंट जाएगा। ये ज़मीन से नीचे आ गई जड़ें, ये ज़मीन से नीचे आ गई जड़ें, और ये ऊपर प्लांट है और एक प्रोटेक्टिव शीट है। ये जो प्रोटेक्टिव शीट है ये क्या है? ये एक, मतलब कि ये इसी बीज का थोड़ा पार्ट होता है ये प्रोटेक्शन के लिए। इसी बीज का छोटा सा पार्ट होता है ये वो डाइकोट में मिलता है आपको। ठीक है, आगे हम देखते हैं। तो ये किसने देखा था? 1857 में सबसे पहले चार्ल्स डार्विन और उसके बेटे फ्रांसिस डार्विन ने किनारे ग्रास को देखा, जो कि सिलोप्टाइल था। उन्होंने क्या देखा कि जब किनारे ग्रास की जो टिप थी उसको हम रिमूव कर दें, उसको हम काट दें या फिर कवर कर दें फॉइल कैप से, तो वो फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्स नहीं दिखाएगी, यानी कि सूरज की तरफ जहाँ से लाइट आ रही है उसकी तरफ नहीं बेंड होगी। यानी कि जैसे किनारी ग्रास, जैसे कोई पौधा है तो पौधा लाइट की तरफ ही ग्रो होता है। क्यों होता है? उसका कारण है ऑक्जिन। ठीक है, और इन्होंने यही देखा था चार्ल्स डार्विन और उसके बेटे ने, कि जो किनारी ग्रास है जब उसकी टिप नहीं थी तो वो फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहा था, और जिसकी टिप थी वो फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्स दिखा रहा था। ठीक है, और फिर 1910 और 1930 के बीच में, 1910 और 1930 के बीच में कुछ साइंटिस्ट ने डिमॉन्स्ट्रेटेड किया कि जो लाइट स्टिमुलेट्स इन फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्स व जो केमिकल नेचर, यानी कि पौधा जो दिखा रहा है लाइट के प्रति रिस्पॉन्स उसकी तरफ बेंड हो रहा है, वो कुछ केमिकल नेचर की वजह से ऐसा होता है। और इस केमिकल को सबसे पहले किसने आइसोलेट किया था? 1926 में डच एक जगह का नाम है, डच बोटैनिस्ट F.W. वेंट। डच के जो एक बोटैनिस्ट है F.W. वेंट ने, उन्होंने सबसे पहले इस ऑक्सीजन को आइसोलेट किया था। उसके बाद फिर ह्यूमन के यूरिन से भी इसको आइसोलेट किया गया, तीन वैज्ञानिकों ने किया था। उसके बाद भी फिर ये रहा कोगल, हैगेल, स्मिथ और वेंट ने। ये था इंट्रोडक्शन जी इसका, कि ये आखिर कैसे मिला। तो सबसे पहले किसने देखा था? चार्ल्स डार्विन उसके बेटे ने जो को देखा था, जो लाइट की तरफ बेंड हो रही थी जब उसकी टिप थी, और जब उसकी टिप काट दी गई तो बेंड नहीं हो रही थी। तो ये क्या दिखा रहा था कि कुछ केमिकल है उस टिप में जो उसको लाइट की तरफ बेंड करवा रही है, उसी का नाम ऑक्जिन है। हाँ जी, तो अब हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है। अब हम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट पढ़ेंगे इसके,
कि फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या क्या है। तो सबसे पहले इसका इफेक्ट है स्टेम इलोंगेशन। जो ऑक्जिन है स्टेम की ग्रोथ करवाता है ये स्टेम में बनता भी है और स्टेम में ग्रोथ भी करवाता है। स्टेम इलोंगेशन सबसे पहला फंक्शन क्या है इसका, स्टेम इलोंगेशन कराता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि किसी किसी में ये रोक भी देता है स्टेमिंग की ग्रोथ को। इसे लिखा हुआ है कि इनहेबिट स्टेम इनहेबिट ग्रोथ है, क्योंकि सभी में एक्सेप्शन तो मिलते ही है। तो ये कभी किसी में रोक देता है स्टेम की ग्रोथ को। तो इसमें यही बताया गया है कि एप्लीकेशन ऑफ एक्सोजेनस के स्टिमुलेशन ऑफ सिलोप्टाइल एंड स्टेम ग्रोथ द इफेक्ट वेरी अकॉर्डिंग टू द टिश्यू। इन जनरल द मोस्ट मार्क्ड स्टिमुलेशन आर ऑब्टेन इन स्टेम एंड कोलियोप्टाइल्स ऑफ इटियोलेटेड सीडलिंग। देखो यहाँ पर एक शब्द बताया है इटियोलेटेड सीडलिंग। इटियोलेटेड सीडलिंग का मतलब ये है कि जो ऐसे पौधे जो अंधेरे में ग्रो होते हैं या फिर ऐसे पौधे जो बहुत ही कम लाइट में ग्रो होते हैं उन्हें कहते हैं इटियोलेटेड सीडलिंग। ठीक है, इटियोलेटेड का मतलब क्या है, बहुत ही कम प्रकाश या फिर बहुत ही कम लाइट या फिर लाइट है ही नहीं एक प्रकार से। सबसे पहले इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है कि स्टेम का इलोंगेशन कराएंगी। ठीक है, और यदि इसकी यदि स्टेम में बहुत ही हाई कॉन्सेंट्रेशन हो जाए ऑक्सीजन की तो यह उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। समझे, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत नेगेटिव इफेक्ट डालती है। तो सबसे पहले यह स्टेम इलोंगेशन था इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। दूसरा है कोलियोप्टाइल कर्वेचर इफेक्ट। इसका मतलब ये है कि मतलब कि ये एक कर्वेचर इफेक्ट दिखाएगा। कैसे, जैसे एक पौधा है, अब उसकी यदि दाईं तरफ से लाइट आ रही है तो दाईं तरफ मुड़ जाएगा, कर्वेचर इफेक्ट हो जाएगा। उसे कहते हैं कर्वेचर इफेक्ट। लाइट की तरफ बेंड हो गया, बेंड होने को हम कह रहे हैं कि उसे कर्वेचर इफेक्ट है। यदि दाईं तरफ लाइट आ रही है तो दाईं तरफ मुड़ जाएगा, और यदि बाईं तरफ आ रही है तो बाईं तरफ मुड़ जाएगा। यही है कर्वेचर इफेक्ट है। क्यों मुड़ जाएगा, क्योंकि उस साइड सेल डिवीजन ज़्यादा होने लग जाता है जहाँ से लाइट आ रही है, इसीलिए। और वहाँ पर आपको जो ऑक्सीजन की मात्रा वो भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। ये दूसरा था सिलोप्टाइल कर्वेचर इफेक्ट है। तीसरा आ गया एपिकल डोमिनेंस। तो जो एपिकल डोमिनेंस क्या है, ये यहाँ पे पिक्चर भी देखी गई है। देखो क्या है एपिकल डोमिनेंस। एक प्रकार से ये है जैसे कि जो आप जो फोटो ए है यहाँ पर, इसको देख सकते हैं। देखो ये कोई स्टेम है, मान लो ग्रो होने लग रही है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसकी टिप को काट दिया, ये लो टिप को काट दिया। तो क्या होगा, तो कुछ समय के बाद लेटरल बड्स डेवलप हो जाएगी। लेकिन यदि हमने इसकी टिप को नहीं काटा तो एपिकल बड्स डेवलप होगी। यदि टिप को काट दिया तो लेटरल बड्स डेवलप हो जाएगी। और यदि हमने टिप को काट दिया और वहाँ पर ऑक्सीजन डाल दी, क्या डाल दी, ऑक्सीजन, IAA ऑक्सीजन ही है। IAA का मतलब है इंडोल एसिटिक एसिड, यह ऑक्सीजन ही है, याद रखना IAA ऑक्सीजन ही है, इंडोल एसिटिक एसिड। तो यदि हमने टिप काट दिया और वहाँ पर ऑक्सीजन की ड्रॉप डाल दी तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर लेटरल बड डेवलप नहीं होगी, वहाँ पर एपिकल बड डेवलप होगी। इसी को कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। कि इनहेबिटेशन ऑफ लेटरल बड्स फॉर्मेशन है कि जो लेटरल बड्स बन रही थी वो रुक गई। क्यों रुक गई, बाय द प्रेजेंस ऑफ अपेक्स के कारण। अपेक्स पर क्या डाल दिया हमने, IA डाल दिया, ऑक्सीजन डाल दिया। इसको हम कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। कि यदि इसको हम नहीं काटते तो एपिकल बड्स आती, लेकिन यदि काट दिया तो लेटरल बड्स आ गई। और यदि काटने के बाद IAA डाल दिया, इंडोल एसिटिक एसिड, या फिर ऑक्सीजन डाल दिया तो वहाँ पर लेटरल बड नहीं आएगी, वहाँ पर कौन सी बड आएगी, एपिकल बड आएगी, टॉप बड यहाँ पर। यही इसमें एक्सप्लेन किया गया है तीसरे पॉइंट में। अब 3 पॉइंट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट कर लिए हमने। अब हम चलते हैं आगे। ये रूटिंग भी कराता है, समझे जी। ये जो इंडोल एसिटिक एसिड है, जो ऑक्सीजन है, ये रूटिंग भी करवाता है। लेकिन आपने याद रखना है किसी में आपको ये लिखा मिल सकता है कि रूटिंग नहीं करवाता है, यानी कि रोक देता है रूटिंग को। तो ये यानी कि मोस्टली तो क्या कराता है, रूटिंग करवाता है, किसी में नहीं भी करवाए हैं, कुछ एक्सेप्शन होते हैं सभी में। ठीक है, तो लेकिन हम पढ़ते हैं वही जो मतलब ज़्यादातर होता है। बायोलॉजी में एक्सेप्शन नहीं ज़्यादा पढ़ा करते,
एक्सेप्शन तो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो ये रूटिंग करवाता है, ठीक है। तो 4th पॉइंट ये है इसका। 5वां पॉइंट अपने याद रखना है कि कैम्पबेल एक्टिविटी को भी दिखाता है, जो सबसे पहले रिपोर्ट की थी सोडी ने रिपोर्ट की थी 1936 में, ठीक है जी। आगे देखते हैं। तो कैम्पबेल एक्टिविटी का मतलब क्या है? तो जाइलम डिफ्रेंशिएशन इज मोर प्रोनाउंस देन द फ्लोएम, यानी जो जाइलम का डिफ्रेंशिएशन है वो ज़्यादा प्रोनाउंस है फ्लोएम से। इन फैक्ट ओनली व्हेन IAA इंडोल एसिटिक एसिड इज प्रेजेंट इन द मीडियम फॉर टिश्यू कल्चर नो फ्लोएम डिफ्रेंशिएशन अकर, यानी कि यदि IA इंडोल एसिटिक एसिड है, यदि ऑक्सीजन है, तो फ्लोएम का डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, केवल जाइलम का डिफ्रेंशिएशन होगा। तो द ऑक्सीजन आल्सो प्रमोट सेल इलोंगेशन एंड डिवीजन इन द टिश्यू ऑफ शूट टिप्स। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो ऑक्सीजन है वो प्रमोट करता है सेल इलोंगेशन को, सेल डिवीजन को। यही क्या था ये कैम्पबेल एक्टिविटी, 5वां पॉइंट। 6वां पॉइंट है फ्लावरिंग। तो ये फ्लावरिंग को रोक देता है, लेकिन किसकी फ्लावरिंग को? ये इंपॉर्टेंट बात है, ये मेल फ्लावर से दुश्मनी रखता है ऑक्सीजन क्या कहता है? हमको मेल नहीं पसंद कतिया, अबे कालिए, हमें कालिए नहीं पसंद, हमें तो कालिंदी पसंद है। यानी कि कालिए मेल नहीं पसंद हमको तो कालिंदी यानी कि फीमेल फ्लावर पसंद है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये फीमेल के तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये फीमेल फ्लावर को ठीक कहता है कि तुम ही आगे बढ़ो फीमेल, तुम ही आगे बढ़ो। मेल को तो रोक देता है ये ऐसा क्यों हुआ कि मेल को नहीं करवाता? क्योंकि जो फीमेलिनेस हार्मोन्स है ये ऐसी हार्मोन पैदा करता है जो फीमेलनेस को बढ़ाए, जो फीमेल फ्लावर को बढ़ाए। तो इस जो जहाँ भी ऑक्सीजन मिलेगा वहाँ पर फीमेल फ्लावर की ग्रोथ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी मेल के सिवाय। एंड ओवरी वाल ग्रोथ लीडिंग टू पार्थिनोकार्पी इन क्यूकरबिट्स ग्रेप्स एक्स्ट्रा। तो ये क्या कराता है? और ये साथ ही साथ पार्थिनोकार्पी भी करवाता है। ये कहता है कि मैं हूँ ना, तुमको दूसरे मेल की क्या ज़रूरत है? मैं ही आपको आपका फर्टिलाइजेशन कर देता हूँ। तो ये दूसरे में ये पार्थिनोकार्पी क्या है कि विदाउट मेल के, यहाँ पर हम क्या कहेंगे? विदाउट मेल के जो फीमेल है उसको फीमेल लाइक का फर्टिलाइजेशन होना, वही क्या है? पार्थिनोकार्पी। कि मेल की ज़रूरत नहीं है, फीमेल खुद ही प्रोड्यूस कर लेगी ऑफस्प्रिंग को, यही होता है पार्थिनोकार्पी। तो ये दिस इफेक्ट हाउएवर सीम्स टू बी इनडायरेक्ट। बर्ग एंड बर्ग हैव रिपोर्टेड, बर्ग एंड बर्ग 2 साइंटिस्ट के नाम है, 1966 में आए। उन्होंने रिपोर्टेड किया जो ऑक्सीजन है वो इथाइलिन इंड्यूस करता है, जो क्या करता है? जो पार्थिनोकार्पी करता है। जो इथाइलिन है वो पार्थिनोकार्पी में हेल्प करता है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे आपका काम कर दूंगा। ये है ये 6वां पॉइंट है इसका, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। 7वां है ऑब्सेशन है। ऑब्सेशन क्या है? देखो हम प्लांट फिजियोलॉजी में ऑब्सेशन पढ़ते हैं और डोरमेंसी पढ़ते हैं। डोरमेंसी का मतलब यह है कि वह बूढ़ा हो गया है, और ऑब्सेशन का मतलब ये है कि हमें अभी उसकी ज़रूरत नहीं है इतनी। यानी कि डोरमेंसी में क्या होगा? डोरमेंसी में पत्तियाँ पीली पड़ जाएगी, पीली पड़ के फिर वो गिर जाएगी, सूख जाएगी। लेकिन ऑब्सेशन में क्या होगा? हरी पत्तियाँ ही गिरा देता है प्लांट, हरी पत्तियाँ ही गिरा देता है प्लांट। क्यों गिरा देता है? क्योंकि वो सोचता है कि भाई मुझको तो नहीं, मैं तो नई पत्ती बना लूँगा, मुझे ज़रूरत ही नहीं इन पत्तियों की, ये तो बहुत पुरानी हो गई है, ये बहुत कम प्रोडक्शन कर रही है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है ऐसी पत्तियों की, इसको मैं गिरा देता हूँ। तो प्लांट उन पर नहीं जो ग्रीन पत्तियाँ है उनको भी गिरा देता है कि आप मुझे नहीं ज़रूरत तुम्हारी, तुम तो बहुत कम प्रोडक्शन करती हो, और नई पत्तियाँ बनाऊँगा और अपना मौज लूँगा। तो वही ऑब्सेशन है कि ऑब्सेशन का यदि शाब्दिक अर्थ निकाला जाए तो अलग होना होता है इंग्लिश में, यानी कि वो प्लांट पत्तियों को अलग कर रहा है कि मैं नई पत्तियाँ बनाऊंगा, सीधी सी बात है। तो यही तो जो ऑक्सीजन है वो रोक देता है, वो कहता है अबे लल्ला ऑब्सेशन मत करो बछुआ, मैं हूँ अभी, तुम अत्याचार नहीं कर सकते किसी के साथ कि बूढ़ा होने से पहले ही मार रहे हो इनको। तो ऑब्सेशन मोस्टली तो रोक देता है ऑब्सेशन को। सॉरी, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन
ऑक्सीजन को रोक देता है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि ये प्रमोट भी करता है ऑक्सीजन को। किसमें? यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक लाइन मिली पाएगी आपको, देखो फीलिंग लेते हैं चलो ऑक्सीजन की। यहाँ पर देखो, इन सम केसेज IAA इंडोल एसिटिक एसिड यानी कि ऑक्सीजन इंड्यूस ऑक्सीजन को इंड्यूस करता है सम केसेज में, स्पेशली इन द अगैड टिश्यू। अगैड टिश्यू कौन सा है? जो बूढ़ा हो गया है। दिस इज बिलीव टू बी ड्यू टू ऑक्सीजन इंड्यूस सिंथेसिस ऑफ इथाइलिन। ऐसा माना जाता है कि जो ऑक्सीजन है वो इथाइलिन का प्रोडक्शन करता है, और इथाइलिन है जो ऑक्सीजन को प्रमोट करता है। इथाइलिन भी एक प्लांट हार्मोन, हम आगे पढ़ेंगे C2H4 के बारे में। ठीक है जी, ये था ऑक्सीजन का पंगा। आगे देख, अब इसका लास्ट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है प्लांट ग्रोथ मूवमेंट, कि ये प्लांट ग्रोथ मूवमेंट करवाता है, मूवमेंट करवाता है। यानी कि स्टेम की भी, यानी कि ये सूट की भी मूवमेंट कराता है, मूवमेंट भी करवाता है। यानी कि मूवमेंट एक जियोट्रॉपिकल, नेगेटिव जियोट्रॉपिकल मूवमेंट करवाता है। और ये जड़ों की भी, रूट की भी करवाता है ग्रोथ है। तो 8वां पॉइंट में हम यही लिखेंगे कि जो ये ऑक्सीजन है ये क्या कराता है? जियोट्रॉपिकल प्लांट मूवमेंट करवाता है। जियोट्रॉपिकल क्या मतलब क्या है? जियोट्रॉपिकल आप समझोगे धरती की तरफ, धरती से लिया गया है। यदि कोई ये जियोट्रॉपिकल यानी कि ग्रेविटी, या फिर जियोट्रॉपिकल आप समझोगे पृथ्वी। यदि कोई चीज़ पृथ्वी से दूर जा रही है तो हम कहेंगे नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म हो रहा है। जैसे जो प्लांट की जो स्टेम है या जो प्लांट का सूट है, सूट क्या होता है? यानी ज़मीन से जितना भी ऊपर, ज़मीन से जड़ नीचे है ज़मीन के, और जड़ और ज़मीन से ऊपर जितना भी हिस्सा उसको सूट कहते हैं। ठीक है, जो सूट है जो सूट है वो धरती से दूर जा रही है, इसको हम कहते हैं नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। और जो जड़ें हैं वो धरती के अंदर जा रही है, धरती से मिल रही है, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। तो दोनों ही काम करवाता है ये, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म भी करवा रहा है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म भी करवा रहा है। यानी कि ये सूट की ग्रोथ भी करवा रहा है, और स्टेम की भी, स्टेम तो जरूर उसी में आ गई सूट में, और रूट की भी ग्रोथ करवा रहा है ये। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर कि when a growing plant is eliminated by a unilateral light, it depend by bending toward light according to कोहोलोडोन इवेंट थ्योरी। एक थ्योरी है कोहोलोडोन इवेंट थ्योरी। देयर इज ए हायर concentration of oxygen on the shaded side than on the light side of unilaterally eliminated shoot. This unequal distribution of oxygen could be the result of light induced inactivation of oxygen on light side, light induced later transport of oxygen, or inhibition of precipitated transport of oxygen. The result of unequal distribution of oxygen is unequal growth of shoot, more of dark side than on the light side, resulting in curvature. ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जी, कि ये देखो एक सूर्य को, पहले हम सूर्य जी को ले आए। ये सूर्य काला कहाँ से आ गया बाहुबली यार? ये चल क्या रहा है आखिर? हमें काला पसंद नहीं है, लेकिन ये काला ही दे रहा है। चलो देखते हैं। ये लो आज के लिए सूर्य मानो काला है। ये सूर्य है जी। समझ गए? अब प्लांट और ले आते हैं हम यहाँ पर ये लो भी, ये देखो, मान लो बस वैसे मेरी पेंटिंग ऐसी है, ये प्लांट है जी। ठीक है, अच्छा बना देता हूँ, फिर फीलिंग आ गई तुमको ही, मुझको भी आएगी। ठीक है, ओके जी। तो देखो जी, ये लो, ये ऐसा मान है प्लांट है जी। ठीक है, अब इसका जो ये जो इसका ये हिस्सा है, ये इस साइड वाला हिस्सा है, ये इसकी तरफ है। ये किसकी तरफ है? ये लाइट की तरफ है। और जो ये है, ये लाइट की तरफ नहीं है। ठीक है, तो थ्योरी क्या कहती है? थ्योरी ये कहती है कि जो सूर्य से अलग है, जो सूर्य की तरफ हिस्सा नहीं है, कौन सा नहीं है? ये हिस्सा नहीं है, ये हिस्सा नहीं है, ये हिस्सा नहीं है। तो ये ग्रह, ये सूर्य की तरफ बेंड हो जाएगा। तो क्या होगा? ये सूर्य की तरफ बेंड हो जाएगा। तो ये ऐसा हो जाएगा। जो ये हिस्सा था, यहाँ पर सेल डिवीजन ज़्यादा होगा, और ये यहाँ पर इतना बड़ा हो जाएगा, ये।
और जो लास्ट में कैसा दिखेगा, लास्ट में क्या होने वाला है आखिर, तो देखो लास्ट में ऐसे होने वाला है, ये ऐसे मुड़ जाएगा, देखो ये ऐसे मुड़ जाएगा। तो यहाँ पर जो से जहाँ पर लाइट नहीं थी, इस साइड लाइट नहीं तो ये यहाँ पर आ गया, देखो लाइट की तरफ आ गया है, और यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है। ये थ्योरी कहती है कि जो शेडेड एरिया है जहाँ पर लाइट नहीं आ रही है वहाँ पर क्या है, वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा मिलेगी और वो कर्वेचर इफेक्ट दिखाएगा कि वह मुड़ जाएगा लाइट की तरफ। यही थी ये थ्योरी कह रही थी जी यार। ओके, तो हमने सभी प्लांट, जितने भी हमने प्लांट ग्रोथ हार्मोन है जो ऑक्सीजन, उसके जितने फिजियोलॉजिकल इफेक्ट वो पढ़ लिए, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि इसकी सिंथेसिस कैसे होती है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि इसकी सिंथेसिस कैसे होती है ऑक्सीजन की, इंडोल एसिटिक एसिड की। तो जो इंडोल एसिटिक एसिड है ये रैपिडली डिवाइड करता रहता है ग्रोविंग टिश्यू में, स्पेशली इन शूट्स में। शूट्स क्या है, शूट क्या है, प्लांट का जमीन से ऊपरी हिस्सा। Although all plant tissue appear to be capable of producing low level of IAA, shoot, apical meristem, young leaves and young fruits are the primary site of oxygen synthesis। ये कह रहा है कि वैसे तो प्लांट की सभी सेल्स है जो उनको ग्रोथ करनी है तो वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है, लेकिन जो शूट एपिकल मेरिस्टम है, जो यंग लीव्स है और जो यंग फ्रूट्स है उनमें बहुत ज़्यादा सिंथेसिस मिलेगी आपको ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। और जिसका प्रिकर्सर है यानी कि ऑक्सीजन बना किससे है, तो ट्रिप्टोफान से बना है। ऑक्सीजन कहाँ से बना है, ट्रिप्टोफान से। ट्रिप्टोफान एक अमीनो एसिड है, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। प्रिकर्सर का मतलब ये है कि बना कहाँ से है। ये सबसे पहले प्रिकर्सर कौन है इसका, ट्रिप्टोफान है। ये यदि हम इसके सिंथेसिस पाथवे की बात करें तो 4 है इसके जो बीच में जो इंटरमीडिएट बन रहा है बीच में। सबसे पहले है IPA पाथवे, फिर TAM पाथवे, फिर IAN पाथवे, फिर IAM पाथवे। IPA पाथवे मतलब है इंडोल 3 पायरुवेट एसिड, जो टोमेटो में देखने को मिलेगा आपको। TAM पाथवे का मतलब है ट्रिप्टामाइन पाथवे, जो प्लांट में और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया में देखने को मिलेगा। IAN पाथवे का मतलब है इंडोल 3 एसीटोनाइट्राइल पाथवे, जो ब्रासिकेसी, ग्रास फैमिली और बनाना फैमिली में देखने को मिलेगा। चौथा पाथवे है IAM पाथवे, इंडोल 3D एसिटामाइड पाथवे, जो आपको एग्रोबैक्टीरियम में देखने को मिलेगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं IPA पाथवे की, ठीक है, इंडोल 3 पायरुवेट एसिड के पाथवे की, जो टमाटो में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले क्या होता है, ट्रिप्टोफान होता है। प्रिकर्सर कौन था, सबसे पहले ट्रिप्टोफान। ट्रिप्टोफान से ही बना था क्या, ऑक्सीजन, और बीच में जो इंटरमीडिएट बनेगा उसी से उसके पाथवे का नाम है। तो बीच में इंडोल 3 पायरुवेट एसिड बन रहा है, इसीलिए इसका नाम IPA है, IPA पाथवे है। तो सबसे पहले ट्रिप्टोफान था। ट्रिप्टोफान से क्या होगा, डीएमिनेशन होगा, यानी कि अमीनो एसिड जो अमीन ग्रुप है, जो यदि आप ट्रिप्टोफान का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें आप अमीन ग्रुप देखेंगे, तो अमीन ग्रुप का क्या हो जाएगा, शिफ्टिंग हो जाएगी, यानी कि अमीन ग्रुप कहीं और जाके जुड़ जाएगा। इसी को हम कहते हैं डीएमिनेशन। डीएमिनेशन यानी कि क्या हो गया, शिफ्टिंग हो गई अमीनो ग्रुप की, इसी है डीएमिनेशन। और यह कौन कराता है, एक एंजाइम है ट्रिप्टोफान ट्रांसअमाइनेज। ट्रिप्टोफान ट्रांसअमाइनेज ऐसा एंजाइम है जो डीएमिनेशन कराता है। हाँ जी, तो हम दो ट्रिप्टोफान से क्या बन गया, इंडोल 3 पायरुवेट एसिड बन गया। फिर जो इंडोल 3 पायरुवेट एसिड है, देखो हमने सीधी सी बात, हमको IA बनाना है, इंडोल एसिटिक एसिड बनाना है, हमको क्या ऑक्सीजन बनाना है। तो ट्रिप्टोफान से स्टार्ट होती है, बीच में जो बनते हैं उनके नाम हैं। तो ट्रिप्टोफान था, उसमें उसका डीएमिनेशन हो गया, ट्रिप्टोफान ट्रांसअमाइनेज ने इसका डीएमिनेशन करा दिया और इंडोल 3 पायरुवेट एसिड बन गया। फिर इंडोल 3 पायरुवेट एसिड में डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम आया, जिसने डीकार्बोक्सिलेशन करा दिया, यानी कि रिमूवल ऑफ CO2। तो क्या बन गया, इंडोल 3 एसिड एल्डिहाइड, इंडोल 3 एसिड एल्डिहाइड बन गया। फिर इंडोल 3 एसिड एल्डिहाइड में क्या होगा, IAA डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आएगा, जो इंडोल 3 एसिटिक एसिड बना देगा, यानी कि IAA इंडोल एसिटिक एसिड बना देगा, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। तो ये बन गया हमारा ऑक्सीजन। पहला स्टेप कंप्लीट जी। IPA पाथवे बहुत आसान था, ट्रिप्टोफान से इंडोल 3 पायरुवेट
इंडोल 3 पायरुवेट से इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिड एल्डिहाइड, इंडोल 3 एसिड एल्डिहाइड से इंडोल 3 एसिटिक एसिड है। ये सब पाथवे ये लिख के याद होंगे, ऐसे याद नहीं होंगे। ठीक है, आपको लिख के देखना पड़ेगा तभी याद होंगे। दूसरा है TAM पाथवे यानी कि ट्रिप्टामाइन, जो आपको प्लांट में और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया में देखने को मिल जाता है। तो ट्रिप्टोफान में क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा, CO2 का रिमूवल होगा। कौन कराएगा, डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम कराएगा। तो ट्रिप्टोफान किसे बदल जाएगा, ट्रिप्टामाइन में। तो ट्रिप्टामाइन है, इसमें फिर डीएमिनेशन हो, इसमें फिर डीएमिनेशन होगा, यानी कि शिफ्टिंग होगी अमाइन ग्रुप की। कौन कराएगा, टैम ट्रांस अमाइनेज एंजाइम। फिर क्या होगा, फिर इंडोल 3 एसिटल एल्डिहाइड बन जाएगा IAA, और इंडोल 3 एसिटल डिहाइड से फिर कौन सा एंजाइम आएगा, IAA डिहाइड्रोजिनेज आएगा, जो इंडोल एसिटिक एसिड बना देगा। ये था टैम पाथवे, दूसरा पाथवे। तीसरा पाथवे है जी IAN पाथवे। IAN पाथवे यानी इंडोल एसीटोनाइट्राइल। तो सबसे पहले ये किसमें मिलता है, बनाना में मिलता है, ये ब्रासिकेसी फैमिली में मिलता है, गोभी वाली फैमिली है, जो पोएसी फैमिली में मिलता है, जो गेहूं वाली फैमिली है, चावल वाली फैमिली है। तो सबसे पहले ट्रिप्टोफान है, उससे इंडोल 3 एसीटोनाइट्राइल बना, फिर इंडोल 3 एसीटोनाइट्राइल से IA बन गया, इंडोल एसिटिक एसिड ऑक्सीजन बन गया। आखिरी पाथवे है IAM पाथवे, इंडोल एसिटामाइड इंडोल एसिटामाइड। ये एग्रोबैक्टीरियम में देखने को मिलता है। ट्रिप्टोफान था, उससे इंडोल 3 एसिटामाइड बन गया, और इंडोल 3 एसिटामाइड से IAA बन गया, इंडोल एसिटिक एसिड बन गया। तो ये इसका सिंथेसिस भी कंप्लीट हो जाता है जी। स्टोरेज आ गया, तो ये यदि बहुत मात्रा में हो जाए तो टॉक्सिक हो जाता है। अब हमने पढ़ा था भाई, यदि बहुत मात्रा में हो गया तो ग्रोथ को रोक देता है, और इसकी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हानिकारक ही है। ये देखो, हाई कॉन्सेंट्रेशन क्या है, टॉक्सिक है। और इसको ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन का मतलब है कि इसका सारा ये कि ये नष्ट हो गया है, बचा ही नहीं है। और एक कंजुगेशन फॉर्म में मिल जाता है, यानी कि इनएक्टिव फॉर्म में, जैसे कि IAA बॉन्ड बना लेता है अमीनो एसिड के साथ, तो ये फिर एक्टिव नहीं रहता। फिर IAA हेक्सोल शुगर के साथ बॉन्ड बना देता है, तो ये एक्टिव नहीं रहता। इनएक्टिव फॉर्म में भी मिलता है, ताकि कभी बाद में जरूरत पड़े तो एक्टिव होके वहाँ पर काम आ जाए। जो कॉन्जुगेटेड IAA इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। और अब लास्ट है इसका सिग्नलिंग पाथवे, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन काम कैसे करता है। तो लिगेंड आता है, यानी कि ऑक्सीजन आया, रिसेप्टर साइड बाइंड किया। देखो आप इनका नाम याद ना रखो, लेकिन आपको ये जो मैंने ब्लैक अक्षरों में लिखा हुआ है ना, TIR1 OXIARARF ऑक्सीजन रिस्पॉन्स फैक्टर, आप ये याद ना रखो यदि आपको क्योंकि आपके सिलेबस में BSc में इतना नहीं पूछा जाता है। तो क्या होगा, सिग्नलिंग पाथवे ऑक्सीजन आता है, जहाँ वो बनता है वहाँ से आता है, रिसेप्टर से बाइंड करता है। रिसेप्टर से बाइंड करते ही क्या होगा, रिसेप्टर पर आते ही वो या तो एक्टिवेट कर देगा ई फैक्टर को, या फिर वो डिग्रेड कर देगा इनहिबिटर को। यानी कि यदि रिसेप्टर के साथ कोई और जुड़ा हुआ है तो उसको मार देगा, डिग्रेड कर देगा इनहिबिटर को, और खुद वहाँ पर काम करने लग जाएगा। और यदि रिसेप्टर के साथ कोई नहीं जुड़ा हुआ है तो उसको एक्टिवेट कर देगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक्टिव होगा, एक्टिव रिस्पॉन्स फैक्टर। तो यहाँ पर एक्टिवेशन होगा, एक्टिव रिस्पॉन्स फैक्टर, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन आया, रिसेप्टर के साइड बाइंड करता है, वो एक्टिवेट कर देता है। एक्टिव होते ही ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर एक्टिव हो जाता है, और वो फिर बाइंड करता है और एक्टिवेट करता है, फिर वो रिस्पॉन्स जीन को आगे जाके और फिर ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है, फिर रिस्पॉन्स आ जाता है। समझे, सीधी सी बात है। देखो क्या है, ऑक्सीजन था, ठीक है, ऑक्सीजन बना, हाँ, रिसेप्टर के पास गया, सेल के अंदर गया, रिसेप्टर के पास, वहाँ जाके उसने एक्टिवेट कर दिया रिस्पॉन्स फैक्टर को। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर को एक्टिवेट कर दिया। फिर जैसे ही रिस्पॉन्स फैक्टर एक्टिवेट हुआ, वह क्या करता है, वो न्यूक्लियस के अंदर जाता है और बाइंड करता है, और रिस्पॉन्स जीन को एक्टिवेट कर लेता है। और जीन एक्टिवेट होते ही जीन से क्या बन देता है, ट्रांसक्रिप्शन। जो जीन बने नहीं है तो क्या करता है, वो जो जीन बनाएगी
उसको एक्टिवेट कर लेता है, यानी कि ये एक्टिवेट रिस्पॉन्स जीन है उसके साथ बाइंड, एक्टिवेट जो रिस्पॉन्स जीन है उसके साथ बाइंड कर देता है और ट्रांसक्रिप्शन कराता है। वो ट्रांसक्रिप्शन यानी कि mRNA बना देता है, फिर ट्रांसलेशन करा देता है, यानी कि DNA बना प्रोटीन बना, ट्रांसलेशन का मतलब प्रोटीन बना देता है। प्रोटीन बनते ही फिर रिस्पॉन्स आ गया, सीधी सी बात है। तो ये था सिग्नलिंग पाथवे, बहुत आसान था। तो हमने क्या क्या पढ़ा है, सिग्नलिंग पाथवे पढ़ा है, इसका स्टोरेज पढ़ी है, और इसके जो 4 पाथवे थे कैसे बना वो पढ़ा है, और इसके हमने जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है वो पढ़े हैं, और इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और यदि कुछ कमी लगी हो तो बता देना, सुधारेंगे उसको हम। तो बहुत बहुत धन्यवाद, राधे राधे।